30 घनाभ सेमी है। इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं? बहुत अच्छा और आसान सवाल है। देखिए, आप जो है घनाभ का आयतन निकालो, घन का आयतन निकालो और उसका भाग दे दो। अंदर रखे जा रहे हैं ना, इसलिए आयतन की बात करेंगे। तो यहाँ पर दी हुई बेमाएं लिख देंगे, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, 30 ये तो दिए हुए हैं। अब देखो घनाभ का आयतन क्या आ जाएगा? L गुणा B गुणा H क्या आ जाएगा? फिर 60 गुणा 42 गुणा 36 ये घन सेमी आ जाएगा। इसके बाद में घन का जो आयतन है वो भी हम यहां पर लिख देंगे, निकाल लेंगे। भुजा का क्यूब, ठीक है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो यहां से क्या आ जाएगा? भुजा कितनी है? 6 की। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 इनको हम गुणा कर लेंगे घन सेमी। इसको इनको गुणा इसलिए नहीं किया है क्योंकि आगे हमको इसी फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा नहीं करेंगे तो। यहां पर घनाभ के अंदर रखे जाने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी आ जाएगी? क्या घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, एक घन का आयतन बटे में रख देंगे घनाभ का आयतन बटे एक घन का आयतन। एक घन के आयतन का उसमें भाग दे देंगे। अब भाग देंगे तो क्या आएगा? 60 गुणा 42 गुणा 36 बटे 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, इसलिए हमने इनको यहाँ पर हल नहीं किया था क्योंकि अब हमें जरूरत पड़ गई। अब इनको काट लेंगे। काट लेंगे तो देखो, ये कट गया 10 बार, ये कट गया 7 बार और ये कट गया 6 बार। नीचे फिनिश। ऊपर क्या बच रहे हैं? ऊपर बच रहे हैं 10 गुणा 7 गुणा 6। इसको गुणा कर लेंगे, 10 7 70, 70 गुणा 6, 6 सत्ते 42 और 0, 420 हमारा उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। अब बताइए आपको कहां परेशानी है समझने में? बहुत ही आसान सवाल था। 20वां सवाल कह रहा है कि दीक्षा के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाना 1 सेमी की दूरी 18 किलोमीटर को निरूपित करती है। मानचित्र में जो पैमाना है वो 1 सेमी की दूरी 18 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, अब देखो वह इस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सड़क पर गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी, उसके द्वारा तय की गई दूरी को मानचित्र में कितने सेमी से दर्शाएंगे? अब मानचित्र में बताना है क्योंकि 18 1 सेमी के बराबर है, तो 72 को बताना है ये कितने सेमी के बराबर है। तो हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखो बहुत आसान है। यहाँ पर लिख लेंगे दूरी, दूरी लिख लेंगे किलोमीटर वाली, किलोमीटर में, और एक और दूरी दे रखी है सेंटीमीटर में, ये मानचित्र वाली है। 2 दूरी है कि नहीं बताओ? 2 दूरी है इसमें, तो 2 दूरी हमने लिख ली और इस तरह से हम इसको खाना बना लेंगे। इसका खाना, वो खाने वाला खाना नहीं बनाना है, ये खाना बनाना है। ठीक है, अब देखना इसमें किलोमीटर में दूरी कितनी है? 18 किलोमीटर है, तो ये सेंटीमीटर में किसके बराबर है? 1 के बराबर। और इसके बाद में अगर दूरी 72 किलोमीटर है, किलोमीटर में कितनी है? 72, तो सेंटीमीटर में कितनी है वो हम x मान लेंगे। यहां पर एक लाइन और लिखनी थी, क्या कि मानचित्र में दूरी बराबर x सेमी, ये हम मान लेंगे। तो उस x को यहां पर लिख देंगे। अब देखिए यहां पर आपने जो है देखा होगा अनुपात समानुपात वाले सवाल में, ये 18/1 बराबर किसके है?
72/x के बराबर है कि नहीं, ये है। या फिर हम इसको वज्र गुणा कर सकते हैं, 18 गुणा x और 72 गुणा 1, ये बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 18/1 बराबर क्या हो जाएगा, 72/x। वज्र गुणा करेंगे तो यहाँ से वज्र गुणा से क्या आ जाएगा, 18 गुणा x बराबर 72 गुणा 1, और x का मान क्या जाएगा, x बराबर 72/18, 18 का भाग दे देंगे और 18 चौकू 72, 4x क्या है सेंटीमीटर में माना है, तो 4 सेमी हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कितना सीधा और अच्छा सवाल था, देखिए 4 सेमी इसका उत्तर आ गया। अब चलते हैं 21वें सवाल पर। तो 21वां जो सवाल है वो कह रहा है कि रैखिक समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच भी कीजिए। तो रैखिक समीकरण ये दे रखा है, इसमें t का मान आएगा और उत्तर की जांच लास्ट में कैसे होगी, उस t के मान को वापस इसमें रखेंगे तो उत्तर की जांच हो जाएगी। तो सबसे पहले इसको हम हल करते हैं, t का पक्षांतरण करके इधर लाएंगे t को, फिर कैसे करेंगे इसको, यहां पर लिख देता हूं मैं बटे 3, और इस t को इधर लाए तो ये हो गया प्लस, और t बटे 1 कर दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको भिन्न रूप में बना लिया, और इधर 2/3 रह गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन तीनों का जो है, इन तीनों का एलसीएम ले रहा हूं। 12 ले लिया, 4 तिया 12, 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा, 4 तिया 12, और 3 को गुणा करेंगे ऊपर वाले इससे, 3t - 2 से, ये माइनस का चिन्ह। अब 3 का भाग देंगे 12 में, 4 बार जाएगा, 3 चौक 12, 4 को इस पूरे से गुणा करेंगे, 4 गुणा ये पूरा, 2t + 3, प्लस उतार लिया, और फिर 1 का भाग 12 में देंगे, 12 बार, 12 को t से गुणा करेंगे, 12t आ जाएगा, बराबर 2/3, ये चल रहा है। अब देखो यहां पर इसको गुणा कर देंगे, 3 तिया 9t -3 दूनी 6, फिर -4 दूनी 8t -4 तिया 12, और ये +12 t है, और बटे में क्या है 12, बराबर में क्या है 2/3। आ रहा है ना समझ में। अब इसके बाद में देखो यहां पर 12 को मैं उधर ले जाऊंगा, यानी कि 12 का पक्षांतरण कर दूंगा, और इनका भी हिसाब कर लो। देखो -6 और -12 ये एक जैसे हैं, और इसके बाद में देखो एक जैसे कौन है 9t, और ये -8t और 12t, ये एक जैसे हैं। 9t में से 8t गए तो 1t बचेगा प्लस का, और 12t प्लस के हैं तो 12 और 1 13t, 13t हो गए प्लस के। यहां हम लिख देंगे कि 13t प्लस के ये हैं, और माइनस के 6 और माइनस के 12, माइनस के 18 हुए कि नहीं, -18 और बटे 12, बराबर में हमारा 2/3 है। अब 12 को इधर लाएंगे, 12 को इधर लाएंगे, देखो तो इधर क्या रहेगा 13t -18 बराबर 2/3 गुणा 12, और 3 का भाग देंगे, 3 चौकू 12, ये इधर गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं इसको वापस वहां लिख रहा हूं, 13t -18, ठीक, और बराबर में 4 दूनी 8, भाई 4 दूनी 8 हो गई बराबर में, ओके। अब देखो 18 को हम उधर ले जा रहे हैं पक्षांतरण करके, 13t बराबर 8, और ये इधर चला जाएगा तो +18 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद में देखो ये आगे 13t बराबर
26, 18 और 8 26, और फिर टी का मान हम यहां निकाल लेंगे, टी बराबर 26/13 या टी बराबर 2। ये आ गया टी का मान यहां से। अब बताओ इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत? टी का मान हमारे पास में 2 आ गया। अब उत्तर की जांच करनी है, तो उत्तर की जांच के लिए इसमें जहां जहां टी है वहां पर 2 रख देंगे। ठीक है, देखो कैसे रखेंगे। उत्तर की जांच लिख देंगे, टी का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, टी का मान दिए गए समीकरण में रखने पर, तो हम यहाँ टी का मान रखेंगे। टी का मान है 2, तो 2 यहां रख देंगे। कहां रखेंगे? एक तो यहां रख देंगे, यहां टी है, -2/4 माइनस 1 यहां रख देंगे, +3/3 बराबर क्या है? 2/3 और -2, क्योंकि टी का मान 2 है। अब यहां देखो, इसको करेंगे 3 दूनी 6 -2/4, इसको करेंगे 2 दूनी 4 +3/3 बराबर, इसको हल करेंगे, बटे में 1 मान लेंगे, 2/3 -2/1, ऐसे ही तो करेंगे। अब यहां पर देखो, 6 में से 2 गए 4, 4/4, इसको मैं साफ कर देता हूं। चार बटे चार, इसका आया 4 3 7/3 बराबर, ये एलसीएम 3 और ऊपर आ जाएगा 2 -3 दूनी 6। कैसे किया देखो, 3 एलसीएम, 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 2 से गुणा किया 2, माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा किया 3 दूनी 6, ये आ गया। अब देखो यहां पर इसका भी ले लेंगे, एलसीएम 4 तिया 12, 4 का 12 में भाग देंगे 3 बार, 3 को 4 से गुणा करेंगे 4 तिया 12, माइनस 3 का भाग 12 में 4 बार, और 4 को 7 से गुणा करेंगे 7 चौको 28 बराबर -4/3। ये तो इधर आ रहा है आरएचएस में, और एलएचएस का देखते हैं उधर, इधर करके देख देते हैं। अब यहां देखो, 12 में से 28 उल्टा घटाना है, 28 में से 12 16 बचे, माइनस के 16 बचेंगे, -16/12 बराबर क्या है? -4/3। और अब देखो, 4 से -4 बार, और 4 से ये 3 बार, तो इधर भी -4/3 और उधर भी -4/3, आते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, इति सिद्धम, तो ये LHS और RHS बराबर आ गए। ये हमारे उत्तर की भी जांच हो गई। इसके बाद में देखिए 22वां जो सवाल है वो कह रहा है कि एक वर्ष में यातायात पुलिस द्वारा काटे गए चालानों की संख्या को सारणी में त्रैमासिक दर्शाया गया है। दी गई सूचना के पाई चार्ट द्वारा दी गई सूचना को, ये मिसप्रिंट है, दी गई सूचना को पाई चार्ट यानी वृत्तालेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो कितना आसान है? इसका जो है संपूर्ण का भाग निकालेंगे, फिर केंद्रीय कोण निकालेंगे और वृत्तालेख बन जाएगा। इसके बाद में देखो, इसका योग भी दे रखा है, योग कितना है? 720। हल करने के लिए पुनः एक सारणी बनाएंगे, ये चालान है, तो हम इसमें इसके बाद में यहां पर निकाल लेंगे संपूर्ण का भाग। ठीक है, संपूर्ण का भाग,
और फिर इधर आ जाएगा केंद्रीय कोण। ये आपको समझ में आ रहा है? ये लिखा है मैंने, यहां अलग से आपको सारणी बनानी है। संपूर्ण का भाग निकालेंगे, तो ये संपूर्ण का भाग कितना है? जनवरी से मार्च में जो चालान कटे हैं वो संपूर्ण का भाग कितने हो जाएंगे? 180 बटे 720। भाई संपूर्ण जो योग है उसका भाग दे देंगे ना इसमें, तो ये हो जाएगा 180 बटे 720। 0 से 0, 18 चौको 72, यानी 1/4 आ गया। 18 कम 18, 18 चौको 72, 1/4 आया ये संपूर्ण का भाग। और केंद्रीय कोण, इसको 360 से गुणा कर देंगे, तो 360 से गुणा करेंगे किसको? संपूर्ण के भाग को, गुणा 360, तो 4 नाम 36, 90 डिग्री आ गया नहीं? यहां से 90 डिग्री आ जाएगा। और अगला क्या है? अगला संपूर्ण का भाग आ जाएगा 150 बटे 720। 0 से 0, अब 3 का भाग दे देंगे, 3 पंजे 15 और 4 72, यानी 5 बटे 24। ये संपूर्ण का भाग कितना है? 5 बटे 24 गुणा 360। तो देखो इसका 24 का भाग देंगे, 24 एकम 24, बचे 12, 1 0 आ जाएगी, 120, 24 पंजे 120, ठीक है। और 15 5 75, ये आ गया संपूर्ण का भाग। इसके बाद में इसको देखते हैं अगले को, 240 वाले को, ठीक है। इसको 240 बटे 720, 24 72, 1/3 आ गया। 1/3 में केंद्रीय कोण क्या आएगा? 360 से गुणा करेंगे, तो 120 बार कटेगा, 120, ये केंद्रीय कोण आ जाएगा। इसके बाद में ये है 150, इसका ये आया ही था, कितना आया? 75, तो ये वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। 150 720, ये क्या आ जाएगा? 5/24, और इसका केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? 5/24 गुणा 360, और ये क्या आया था? 75 ही तो आया था, वापस निकालने की कहां जरूरत है। तो ये हमारे पास में केंद्रीय कोण आ गए। इसके बाद में हमें पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट कैसे बनेगा? सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए। अब इस पर एक कोण बनाएंगे 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ये कहां से? हमने यहां से बना लिया। ये कोण है जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च, ठीक। ये आपको इसमें बनाना है, ठीक है। आप प्रकार से उससे बना लोगे। अप्रैल से जून में कितना है? इसका केंद्रीय कोण है 75, यानी यहां से हम अब यहां से लेंगे, यहां से 75 यहां बनेगा लगभग यहां, ठीक है, ऐसे। और यहां लिख देंगे 75। ये कोण है अप्रैल से जून, यहां लिख देंगे। और इसके बाद में आया है 120, तो 120 कहां बनेगा? ये लगभग ये बन जाएगा ऐसे, 90 से ज्यादा, तो ये 90 से ज्यादा बन जाएगा। और यहां लिख देंगे 120, और ये है जुलाई से सितंबर, और ये बच गया ये 75, और 75 है अक्टूबर से
दिसंबर। इस तरह से हम पाई चार्ट बना देंगे। अब देखिए आप इसको प्रैक्टिस करना खुद बना के। अब लास्ट वाला खंड है दे वाला। इसमें 3 निबंधात्मक प्रश्न हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये खंड है। इसमें 8-8 नंबर के 3 सवाल हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले 23वां सवाल है कि गुणनखंड करने हैं। अब गुणनखंड करने हैं तो बच्चों बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। इसका गुणनखंड करेंगे 6x² बाई -18x/²। इसका गुणनखंड करना है तो बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप इसमें देखिए कि सिमिलर है, कुछ सिमिलरिटी है। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि कुछ कॉमन आ रहा है तो वो हम इसमें कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे कॉमन? देखो 6 का भाग दोनों में जा रहा है तो 6 कॉमन ले लिया, और x यहाँ पर है x ले लिया, और y यहाँ है y ले लिया। ये कॉमन लिया तो बचा क्या? 6 आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचा, x बच गया है, x बच गया। और इसके बाद में y कॉमन में गया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 6 का भाग इसमें तो 3 बार, 6 × 18, क्योंकि कॉमन गया है ना, इसके गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 × 3, ठीक है, 2 × 3 कॉमन में गया तो 3 ही तो बचा, 3 बच गया, और x y गए तो y बच गया 1, ये ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद में ये हल नहीं होगा, इसलिए ये ही क्या है हमारा उत्तर हो जाएगा। और फिर देखो दूसरा क्या कहता है हमसे कि मुझे भी हल करो, और हम कह रहे हैं कि आजा बेटे तेरे को भी हम करेंगे हल, हैं? करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। देखिए इसको रीअरेंजमेंट करेंगे हम। सबसे पहले रीअरेंजमेंट करेंगे तो क्या है, इसके पास में इसको लाएंगे, ठीक है, और इनको पीछे हटा देंगे, इसका ग्रुप बनाएंगे। इनके ग्रुप बनाएंगे तो क्या है, सबसे पहले 15pq प्लस 25p, इनके 2 के ग्रुप अलग बन गए, और यहां पर लिख देंगे हम 15 प्लस 9q। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग अलग कॉमन लेंगे। इसमें से देखो 5 कॉमन आ रहा है एक तो, और p आ रहा है, बचेगा क्या? 5 × 15, 3 बच गए, और p गया तो q बच गया, प्लस 5 का भाग 25 में 25 5 बार, और p गया, ठीक, 3q + 5 बच गए कोष्टक में। इधर कॉमन लेंगे, 3 आ जाएगा कॉमन, क्योंकि इसके गुणनखंड और इसके गुणनखंड में 3 मिल रहे हैं, और 3 ही लेंगे। 3 × 5 = 15, 5 + 3 × 9 q, ठीक है। 5 + 3q और 5 + 3q ये सेम है कोष्टक में, तो हम इसको वापस से लिख देंगे। कोष्टक को कॉमन, अब ये पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है कोष्टक, तो 3q + 5, एक तो ये, और बच गया क्या 5p + 3, ठीक। ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब देखो और क्या है, और हम जो है इसको करेंगे तीसरे को, 16x² - 49 ये दे रखा है, तो हम इसको 49 को भी स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। कैसे कि 7 का वर्ग हो जाएगा ये 4x का वर्ग माइनस ये 7 का वर्ग। अब हमें एक सर्व समीका याद आ रही है, a² - b²। तो यहां लिख देंगे कि सर्व समीका a² - b² बराबर a + b × a - b से, इससे लिख देंगे। तो a + b करेंगे, पहले a + b करेंगे। a कौन है 4x और b कौन है 7, तो 4x
प्लस 7, एक बार ये कर दिया, और 4x माइनस 7, 4x माइनस 7, एक बार ये कर दिया। तो यही हमारा क्या है, उत्तर आ जाएगा। तो इसको एक बार ढंग से ऐसे लिख देना कि 4x 16x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 4x प्लस 7 इंटू 4x माइनस 7। इस तरह से नीचे हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में देखो चौथा क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 16, इसको हम करेंगे तो क्या होगा कि इस 6a के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ने या घटाने पर 6a आ जाए, लेकिन गुणा करने पर 16a स्क्वायर आए। इसको जानते हो आप? ठीक है, नहीं जानते हो तो समझो। यहां पर 6a के टुकड़े करेंगे तो 4 और 2 6 नहीं होगा, क्योंकि 4 दूनी 8 आएगा, गुणा करने पर 16 आना चाहिए। तो कितना है, 8 और 2 को जोड़ बाकी करेंगे तो 6 आ सकता है, और 8 और 2 को गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 8 क्या है, इसके लिख देंगे माइनस के 8a और प्लस के 2a। अब देखो इसको जोड़ने पर माइनस 6 आ रहा है और गुणा करने पर माइनस 16a स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया, और ये करें। अब यहां पर देखो कॉमन लेंगे, a यहां पर कॉमन आ रहा है, a बच गया, माइनस 8 बच गया, और यहां ठीक है, जैसे हमारे यहां पर ये ग्रुप बने थे ना दो अलग अलग, ये इस तरह से ग्रुप, ऐसे ही अब यहां ग्रुप बन गए हैं। कौन कौन से, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये, दो ग्रुप बन गए। अब दो ग्रुप बन गए तो दोनों ग्रुपों में अलग अलग हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां इस ग्रुप में से a कॉमन लिया तो a बच गया अंदर, माइनस यहां पर 8 बच गया। ठीक है, और यहां 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a अंदर बच जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16। अब देखो पूरे में से a माइनस 8 कॉमन आ रहा है, a माइनस 8 ये आ गया, बच गया क्या, a बच गया यहां तो, और ये प्लस 2 बच गए। ये ही हमारा उत्तर हो जाएगा, a माइनस 8 इंटू ए प्लस 2, ये उत्तर जाएगा। इस तरह से हम इनको अलग अलग जमा के और हल कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ एक जगह कर दिया है, आप इसको थोड़ा सा ढंग से जमा के करोगे तो कॉपी भी सुंदर लगेगी और भरेगी भी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं अगले, इस प्रश्न का 23वें का अथवा का सवाल है, इसको भी हल कर लेते हैं। अथवा वाला सवाल कह रहा है कि भाई इसके भाग कीजिए, तो हम इसके भाग करेंगे। देखो कैसे करेंगे कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5, इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखो एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे बना लिया, उसके बाद में इसका बना लिया 5 का स्क्वायर, और बटे में x प्लस 5 है। ओके, अब ये हमारा ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और a स्क्वायर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही तो होता है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे a कोण है x और b कोण है 5, तो x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5, a माइनस बी लिख दिया, और बटे में क्या चल रहा है, x प्लस 5 ये चल रहा है। तो पूरे कोष्टक से x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, और हमारा फाइनल क्या बचा है, x माइनस 5। यही हमारे इसका उत्तर है। इसके बाद में देखो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इसमें भाग देना है 14x बाई जेड का। ठीक, अब इसके गुणनखंड कर लेंगे।
गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 7 गुणा x गुणा x गुणा y गुणा z बटे 14 गुणा x गुणा y गुणा z। तो 7 से देखो 7 दूनी 14, x से x गया, y से y गया और z से z गया, क्या बचा, एक तो ये बच गया x, ये बच गया y और ये बच गया z और ये बचा है नीचे 2। ठीक है, तो इसका क्या लिख देंगे, 1/2, ये तो अलग आ गया, और x by z, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। और इसके बाद में देखिए तीसरा करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं। इसका तीसरा देखिए, m² माइनस 14m माइनस 32 बटे m प्लस 2। ओके, अब देखिए ऊपर पूरा एक सवाल है, यानी 14m के ऐसे टुकड़े करने हैं कि 32m², उन टुकड़ों का गुणा 32m² आए। ठीक है, और उनको जोड़ने या घटाने पर 14m आए, तो 16 दूना 32, इस तरह से आ जाएगा m² माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32। अब देखिए इसके टुकड़े मैंने किए हैं, 16m में से 2m गए तो माइनस के 14m बचेंगे, और दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 32m² आ रहा है। देखो माइनस 32m² आना चाहिए, ये आ रहा, और बटे में क्या चल रहा है हमारा, m प्लस 2, ये बटे में चल रहा है, चलने दो। अब यहाँ पर एक ग्रुप और दो ग्रुप, इनमें से अगर कॉमन लेंगे, m यहाँ आ गया तो m बच गया एक तो यहाँ, और माइनस 16 बच गया। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, m यहाँ बच जाएगा, माइनस 2 का भाग देंगे, माइनस 16 आ जाएगा, और बटे में क्या है, m प्लस 2 चल रहा है। इसके बाद देखिए m माइनस 16 वापस कॉमन लेंगे, m माइनस 16 ये, और ये m बच गया, प्लस 2 बच गया, m प्लस 2, और बटे में ये m प्लस 2 चल ही रहा है। तो देखो m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, m माइनस 16, ये ही उत्तर है। ओके, ये इस तरह से उत्तर आया है। इसके बाद में चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि P Q माइनस P6 Q3 बटे P3 Q3, ये है। अब देखो ऊपर है ना, ऊपर P की घात 3 Q की घात 3, और इधर P की घात 6 Q की घात 3, तो P की घात 3 और Q की घात 3 कॉमन आ जाएगा। ये क्या है, ये 6 है, ये 6 है, Q की घात 6। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे कि P की घात 3 Q की घात 3, ये ऊपर हम कॉमन ले रहे हैं, तो P की घात 3 गया, Q की घात 3 गए, तो Q की घात 3 और बच गई, Q की घात 3 बच गई, माइनस P की घात 3 यहां गए, तो P की घात 3 उधर बच जाएगी, Q की घात 3 बाहर गया कॉमन में, तो ये बचे कोष्टक में, और नीचे क्या है, P की घात 3 Q की घात 3, तो P की घात 3 से Q की घात 3 कट गया, और ये जो बचे हैं वो हमारे उत्तर में आ जाएंगे, Q की घात 3 माइनस P की घात 3, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हम इसको हल कर लेंगे। तो आप अथवा वाला भी मैंने हल करके बता दिया, कोई सा सवाल आप कर सकते हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं 24वें सवाल पर। 24वां सवाल ये कह रहा है
कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें त्रिभुज की आकृति दी गई है और इसमें x का मान ज्ञात करना है। x कहाँ है? ये x इसका बाह्य कोण है और इसका मान ज्ञात करना है। क्या दे रखा है? कोण r दे रखा है 80 डिग्री और एक ये कोण जो है NQP, ये बाह्य कोण दे रखा है 130 डिग्री। तो हम x का मान ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि ये जो कोण है PQR, ये कितने का हो जाएगा? ये देखिए, ये एक सरल रेखा का कोण है और इस सरल रेखा के कोण में से इसका मतलब 180 डिग्री का कोण है पूरा, इसमें से 130 को घटा दें तो ये बच जाएगा ये वाला। ठीक है, तो हम यहां देखते हैं, इसको हल करेंगे। कोण PQR प्लस कोण PQN बराबर 180 डिग्री। क्यों? यहां हम कारण रख देंगे, रैखिक युग्म कोण है। ठीक है, तो यहां से हम इस कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिख देंगे कोण PQR बराबर 180 माइनस ये वाला इधर ले जाएंगे, इसको माइनस हो जाएगा PQN मतलब 130 इसमें से घट जाएगा। तो देखिए, अब इसका मान क्या आया है? PQR बराबर 180 में से 130 गए, 50 डिग्री इसका मान आ गया। ओके, अब इसका मान आ गया 80 है ही हमारे पास में। अब हम यहां पर इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं। कौन से वाले को? QPR या RPQ। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 में से ये और ये दोनों घट जाएंगे तो ये बचेगा। अब कोण RPQ प्लस कोण PQR प्लस QRP बराबर 180। कारण लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये हम इसमें कारण लिख देंगे। अब यहां से देखो, यहां से हम इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये पक्षांतरण करेंगे तो उधर जाएंगे और ये प्लस में है, उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। कोण RPQ बराबर 180 माइनस PQR, ये PQ कितना आया? PQR 50, तो इसको माइनस 50 कर देंगे। फिर माइनस QRP मतलब ये 80, तो ये 80 भी इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहां पर 80 और 50, 130 180 में से गए तो 50 बचेंगे। इसका मतलब ये कोण RPQ बराबर कितना आया है? 50 डिग्री। एक ये आ गया, ये वाला। अब हम बड़ी आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इसको x के मान वाले को यहां पर हल कर रहा हूं। कैसे? कोण MPR प्लस कोण QPR बराबर 180, क्योंकि रेखिक युग्म कोण है। कोण MPR प्लस कोण QPR बराबर 180 डिग्री। रेखिक युग्म। ठीक है, ये कारण है इसका, रेखिक युग्म। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, वो 180 आना चाहिए और हमें चाहिए इसका
एम्पियर का मान। और ये कितना आया, ये आई गया 50, तो 50 को 180 में से घटा देंगे, यानी कि QPR को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। कौन माइनस होगा, ये 50 डिग्री। तो कोण MPR बराबर 180 माइनस 50, या कोण MPR बराबर 130 डिग्री। ये आ गया एम्पियर का मान। और एम्पियर कौन है, x, अतः x बराबर 130 डिग्री। ठीक है, यह इसमें x का मान ज्ञात करना था और इस तरह से हमने x का मान ज्ञात कर लिया है। अगर आपको फिर भी कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं इसके 24वें के दूसरे सवाल पर। देखो मेरी करना क्लासेज के चांद सितारों, दूसरा जो प्रश्न है 24 का, वो कह रहा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज JKLM में अज्ञात कोणों x y z का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें ये चित्र दे रखा है, समांतर चतुर्भुज का है। ठीक है, तो हम यहां पर जानते हैं, क्या जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में ये जो रेखाएं हैं सम्मुख भुजाएं JM समांतर है किसके, KL के, तथा ML ये समांतर है JK के। ये JK के समांतर है। अब देखिए यहां पर ये जो MJ, JM और KL ये समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा कौन सी काट रही है, ये JK वाली काट रही है। इसलिए कोण MJK बराबर कोण LKX, कोण LKX ये बराबर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि संगत कोण है। यहां हम कोष्टक में कारण लिख देंगे, संगत कोण है। अब क्या हुआ, यहां से देखो MJK कौन है, 40 प्लस जेड ही तो है, जेड प्लस 40 बराबर 70, ये कौन है 70 हो गया। अब देखो जेड बराबर 70, 40 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, यहां कितना हो गया 30 डिग्री आया है जेड का मान 30। पुनः JM समांतर KL, L के एक ही बात है, इसको तिर्यक छेदी रेखा एक ये भी काट रही है JL, JL काट रही है। ठीक है, काट रही है। ठीक है भाई, राइटिंग पे मत जाना। ठीक है, तो अब देखो इसमें ये काट रही है, तो यहां पर एक जेड की आकृति बनती हुई दिखाई देगी आपको, ये यहां से और यहां तक। ठीक है, तो जेड की आकृति हमें ये वाली जेड की आकृति में जो अंदर कोण बनते हैं वो एकांतर कोण कहलाते हैं, और एकांतर कोण बराबर होते हैं। काट रही है, ठीक है, इसलिए कोण MJL बराबर कोण JL के। क्यों, यहां लिख देंगे कारण एकांतर कोण है, अतः y बराबर 40 डिग्री। ठीक है, ये हमें एक और मिल गया, ये z का मान 30 मिल गया था, y का मान 40 मिल गया, ये y 40।
ठीक है भाई। अब बचा है x, x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मैं यहां निकाल रहा हूं, क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर। इसलिए कोण JML बराबर कोण JKL, कोण JKL, ठीक है। अब हमारे पास में ये तो है ही नहीं, लेकिन ये है, क्योंकि ये सरल रेखा पर बना कोण है और सरल रेखा का कोण 180 का होता है, यानी ये पूरा 180 का है, तो 180 में से 70 घटा देंगे तो ये k का मान आ जाएगा कि नहीं, इस तरह से। तो यहां पर हम इसको लिखेंगे, या कोण JML बराबर इसको JKL, इसको मैं लिख रहा हूं 180 माइनस 70, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो, क्योंकि सरल रेखा का कोण है ये पूरा, और 180 माइनस 70 ये वाला हो जाएगा। ये कितना है, 180 माइनस 70, यही तो है। इस 70 को घटा देंगे 180 में से तो ये आ जाएगा। तो यहां लिख देंगे 180 माइनस 70, ठीक है। तो ये क्या बचा, कोण JML बराबर 110 डिग्री। तो ये 110 कोण आया है, ये हमारा x आया है। अतः x बराबर 110 डिग्री। तो हमारे पास में तीनों कोण x, y, z के मान आ चुके हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले अथवा वाला प्रश्न। पहला ये कह रहा है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x एवं y का मान ज्ञात करना है। हल करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में ये जो रेखाएं हैं MO समांतर ST एवं और कोण है ये TM, ये किसके समांतर है, ये SO के, ठीक है। OS SO कुछ भी कह लो, तो ये समांतर है। तो हम देखो यहां पर ये वाला और ये वाला सम्मुख कोण है, तो सम्मुख कोण y का मान सीधा आ गया है 100 डिग्री, क्यों कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण M बराबर कोण S बराबर 100 डिग्री, अतः y बराबर 100 डिग्री, ये आ गया y का मान, ठीक है। इस तरह से y का मान आ जाएगा। अब देखो x, इसमें हम देख रहे हैं कि MO और TS ये जो समांतर रेखाएं हैं इसको त्रिअक्षीय रेखा काट रही है, MQ काट रही है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ये कोण संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः x बराबर 100 डिग्री, ये आ गया x का मान, ठीक है। इस तरह से हम बहुत आसानी से x और y के मानों को ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए इसका 24वें का अथवा का दूसरा सवाल क्या कह रहा है। अथवा का दूसरा सवाल कह रहा है कि इसमें भी x और y के मानों को ज्ञात करना है और x y के मान विकर्णों के अंदर हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे समद्वि को भोजन कराते हैं, नहीं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए, अब समद्विभाजित करते हैं तो यहां पर क्या हुआ कि OA बराबर OS हो जाएगा और OH बराबर ON हो जाएगा, ठीक। इसलिए ON बराबर OH, अर्थात ON कितना है, 2x प्लस y बराबर 16। इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं। अब देखो दूसरा, तथा OA बराबर OS, अर्थात ये हो गया कि y प्लस 7 बराबर 19। यहां से देखो कि y का मान आ जाएगा 19, ये 7 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, पक्षांतरण में -7,
और फिर से क्या है, y का मान क्या आ गया, y का मान 19 में से 7 गए तो क्या बचे 12। ये y का मान आ गया है 12 और इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया मैं। अब यहां से देखो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, यहां से देख समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान कितना है 12 और वो हम समीकरण 1 में रख देंगे। रखेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 12 12 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब इस 12 को उधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 16 माइनस 12 हो गए। ओके, अब 16 माइनस 12 बचेंगे क्या 4, x बराबर 4/2 तो x का मान या x बराबर क्या आया है 2। यहां पर x का मान आ गया है 2, x का मान 2 और y का मान 12 और यही हमसे पूछा था क्या x और y के मान ज्ञात करने थे। ठीक है, तो नीचे हम लिख सकते हैं कि अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 12। उत्तर इस तरह से हम इनका आंसर लिख देंगे। ठीक है, बताओ देखो कहीं कोई परेशानी हो तो बहुत इजी है हल करना। एक बार इसका कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, फिर आपको कोई भी सवाल टफ नहीं लगेगा। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए तो देखो बच्चों 25वां सवाल हमसे कह रहा है कि रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूटर चलाता है। इस स्थिति के लिए समय दूरी का एक रैखिक आलेख हमें बनाना है। तो देखो इसको थोड़ा सा दिमाग में आप घुमाइए इस प्रश्न को, कितना सीधा है। 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है, 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, 30 और 30 60 हो जाएंगे, फिर 3 घंटे में 30 या 90 किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है। देखिए सबसे पहले एक हम सारणी बनाएंगे। कैसे कि यहां पर तो है समय और यहां है दूरी। ठीक है, ये हम एक सारणी बना लेंगे। तो समय घंटे में और दूरी किलोमीटर में यहां पर लिखेंगे हम। 1 घंटे में कितना चल रहा है, वो चल रहा है 30 किलोमीटर और 2 घंटे में 30 और 30 60 हो जाएंगे, फिर 3 घंटे में कितना चलेगा 90 किलोमीटर और 4 घंटे में कितना चलेगा 120 किलोमीटर और फिर 5 घंटे में कितना चलेगा, ये चलेगा 150 किलोमीटर। ठीक है, इतना बहुत है। 6 घंटे में कर लो 180 किलोमीटर। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब इसको x और y अक्ष पैमानों पर रखेंगे। ठीक है, देखिए मैं इसमें रफली आपको बना देता हूं। पैमाना क्या होगा, पैमाना मानेंगे x अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 घंटा और y अक्ष पर क्या होगा 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर। ये हमने पैमाना मान लिया। अब पैमाने के हिसाब से हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब देखिए हमने यहां पर 1 सेमी बराबर 1 घंटा माना है, तो मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख रहा हूं। ओके, इधर देखिए, अब देखिए 1 घंटे में 30 किलोमीटर चल रहा है। 1 घंटा कहाँ है यहाँ, और इसमें 30 की जो है सीध कहाँ मिल जाएगी यहाँ। 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा, ये हमें 60 की सीध यहाँ मिल रही है और 2 घंटे की यहाँ है।
3 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 90 की सीध हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, इस तरह से। और 4 घंटे में 120 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए, इनको हम आराम से मिला देंगे। मिला सकते हो? अरे ये काम तो कर दोगे कि नहीं? बिल्कुल कर दोगे। ये हमें मिला देनी है। मिला दिए। और इसके बाद यहां से स्केल रख के और इनको सभी जितने भी पॉइंट आए हैं, बिंदु आए हैं, इनको हम मिला देंगे और इस तरह से ये एक सीधी रेखा बन जाएगी। और ये हमारे पास में रेखिक आरेख समय दूरी का बन जाएगा। नीचे हम लिख देंगे समय दूरी का रेखिक आरेख। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर लेंगे। अब बताओ, ये 8 नंबर का सवाल है और ये आएगा आपको इस तरह से। इस प्रश्नावली के बहुत ही आसान सवाल हैं, इनको पढ़ के जाना है और आपको ये 8 नंबर लगभग फ्री के मिलेंगे, ये मान लो। ठीक है, अब इसका अथवा वाला प्रश्न है, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बच्चों, इसमें 25 का जो अथवा का प्रश्न है वो कह रहा है कि दी गई तालिका के आधार पर रेखिक आरेख बनाइए तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें ये वर्ग की भुजा दे रखी है सेंटीमीटर में, 3, 5, 6, 8, 9 वर्ग का परिमाप दे रखा है कि अगर वर्ग की भुजा 3 है तो परिमाप 12 होगा, 5 है तो 20 होगा और 6 भुजा है तो 24 होगा। इस तरह से ये परिमाप दे रखे हैं। इनका रेखिक आरेख बनाना है। तो कितना आसान है, देखिए, हम x अक्ष पर वर्ग की भुजा ले लेंगे। ठीक है, और वर्ग की भुजा लेके सबसे पहला काम हम करेंगे पैमाना मानने का। ग्राफ में x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 2 सेमी, इस तरह से इसमें मान लेंगे। और y अक्ष पर देखो, y अक्ष पर हम लेंगे वर्ग का परिमाप। तो ये संख्या जो है ये बड़ी है, तो हम इसको थोड़ा सा 1 बड़ा खाना बराबर 10 सेमी के बराबर मान लेंगे। y अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 10 सेमी, तो हमने ये पैमाना मान लिया। अब इसको ग्राफ पे जमा के और सीधा 3 नीचे 3 जहां आएगा उसकी सीध में परिमाप देख लेंगे 12 और 3 और 12 की लाइन को मिला देंगे। फिर 5 और इधर y अक्ष की 20 की लाइन को और x अक्ष के 5 की लाइन को मिला देंगे। जैसे अभी जस्ट इससे पहले वाले सवाल में किया है, ऐसे मिला के और उस लाइन को खींच देंगे। तो इस सारणी को आप नोट कर लो कॉपी में और इसको हल करो। मैं एक ये सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं और पैमाना मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसको हल कीजिए और देखिए इसमें हमारी कराना क्लासेज के द्वारा आपके लिए क्या संदेश है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और खूब उन्नति करें, ऐसी मेरी उस परम पिता परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना है और आपके लिए दुआ है। ठीक है, ये हमारा इस क्लास का लोगो है, इससे आप भली भांति परिचित होंगे। और देखिए, इन लिंक्स के माध्यम से आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। ये YouTube लिंक है, ये हमारी इंस्टाग्राम की है, ठीक है, और ये फेसबुक की है, टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है, और व्हाट्सएप से भी आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।